सोशल मीडिया पर किसी पाकिस्तानी साहब ने लिखा है कि चंद साल पहले की बात है, मैं दुबई में यूरोप के मुल्क हंगरी की एक कंपनी में काम करता था। वहां मेरे साथ हंगरी का एक इंजीनियर मेरा कॉलीग था। उसके साथ मेरी काफ़ी बातचीत होती रहती थी। एक दिन हम लोग पैकेट वाली लस्सी पी रहे थे, जिसे वहाँ मुकामी ज़ुबान में लबन बोलते हैं। मैंने इसको बोला कि ये लस्सी हम घर में बनाते हैं। वो बड़ा हैरान हुआ, बोला कैसे? मैंने उसे कहा कि हम लोग दही से लस्सी और मक्खन निकालते हैं। वो और भी हैरान हो गया, कहने लगा ये कैसे मुमकिन है? मैंने बोला हम गाय का दूध निकालकर उसका दही बनाते हैं, फिर सुबह मशीन में डालकर मक्खन और लस्सी अलग अलग कर लेते हैं। ये हाथ से भी बना सकते हैं। वो इतना हैरान हुआ जैसे मैं किसी अनोखी दुनिया की बात कर रहा हूं। उसने कहा कि ऐसी बातें मेरी दादी सुनाया करती थी। फिर कहने लगा मेरी बात लिख लो, तुम लोग भी कुछ सालों तक ऑर्गेनिक यानी खालिस देसी चीजों से महरूम होने वाले हो। मैंने पूछा वो कैसे? कहने लगा हंगरी में भी ऐसा हुआ करता था। फिर सारी मईशत यहूदियों के हाथ में आ गई, इंतजामी मामलात भी यहूदियों के हाथ में आ गए। उन्होंने क्वालिटी और सेहत के हवाले से मीडिया पर कैंपेन चलाई और जितनी भी ऑर्गेनिक चीजें थीं उनको सेहत के हवाले से नुकसानदेह करार दे दिया, जैसे खुला दूध, खुली रोटी, गोश्त, होटल, फ्रूट वगैरह वगैरह। अब क्या हुआ? ब्रांड मुतारिफ हो गए जो इंटरनेशनल लेवल के मायार के मुताबिक थे। वैसे इंटरनेशनल मायार भी तो ये लोग खुद ही तय करते हैं। इसी तरह गोश्त सप्लाई करने वाली कंपनियां मार्केट में आ गईं। उनका गोश्त डब्बों में अच्छी खूबसूरत पैकिंग के साथ मिलने लगा और जो आम बेचने वाले थे उन पर अदारों के छापे पड़ने लगे। मीडिया पर उनको गंदा किया जाने लगा। नतीजा क्या निकला? गोश्त का काम करने वाले छोटे कारोबारी लोगों को रोजगार से हाथ धोना पड़ा और जो थोड़े सरमायादार थे, गोश्त सप्लाई करने वाली कंपनियों ने उनको अपनी फ्रेंचाइजेस दे दी। अब वो कंपनियों का गोश्त फरोख्त करने लगे। आम कसाई गोश्त वाला जानवर लेकर ज़िबा करके गोश्त साफ करके बेचता, बड़ी बेईमानी करता तो गोश्त को पानी लगा लेता। और कंपनियां क्या करती वो किसी को नहीं पता। पूरा जानवर मशीन में डालते, उसका कीमा कीमा करते, गोबर और आंतों समेत, फिर उसमें केमिकल डालकर साफ करते, उसको लंबा अरसा तक महफूज करने के लिए और केमिकल डालते, फिर उसके मुख्तलिफ साइज के पीस बनाकर पैक करके मार्केट में डाल देते और लोग ब्रांड के नाम पर खरीदते। गैर ममालिक में रहने वालों को गोश्त कंपनियों का अच्छी तरह से अंदाजा होगा। बड़ी कंपनियां किस तरह से अवाम की जहन साजी करती हैं, इसकी एक मिसाल गधे के गोश्त का ड्रामा था जो मीडिया पर रचाया गया ताकि लोग बड़ा गोश्त न खाएं और मुर्गी की तरफ वापस आएं। क्या अब मुल्क में गधे खत्म हो गए? नहीं, बल्कि सेल्स टारगेट हासिल हो गए। भैंसों को शहरों से क्यों निकाला गया? ताकि खालिस, ताजा, सस्ते दूध की जगह डिब्बे वाला दूध फरोख्त हो। जब मतलूबा टारगेट पूरे नहीं हुए तो खुले दूध के पीछे पड़ गए। इसी तरह दूध वालों के साथ भी किया। पहले उनको मार्केट में गंदा किया, मीडिया पर कैंपेन चलाकर, फिर उनको अपनी फ्रेंचाइजीज दे दी और अपना दूध बेचना शुरू कर दिया। अब मुझे यह बताएं कि जो दूध आम और छोटे फार्मर से आता है, जो किसी किस्म का केमिकल ना तो जानवर को खिलाता है और ना दूध में कोई केमिकल डालता है, हो सकता है चंद एक ये करते भी हों, लेकिन अमूमन आम तौर पर जो दूध बेचने वाले हैं वो बेचारा क्या करेगा? ज्यादा से ज्यादा पानी डाल देगा। ज्यादा डालेगा तो वो भी लोगों को पता चल जाएगा। और जो नेस्ले, मिल्क पैक और दूसरे टेट्रा पैक वाले हैं, वो दूध को लंबे अरसे तक महफूज रखने के लिए क्या क्या केमिकल डालते हैं और फार्मों में क्या क्या जानवरों को खिलाते हैं। वो दूध सही है या किसान वाला? दुबई में दूध की एक्सपायरी डेट जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा केमिकल होगा और उतनी कीमत कम होगी। एक ही कंपनी का दूध अगर टेट्रा पैक में खरीदेंगे तो 2-3 दरहम फी लीटर कीमत है। उसी कंपनी की बोतल फ्रेश वाली खरीदेंगे तो 6 दरहम लीटर। और आजकल ऑर्गेनिक दूध भी मार्केट में आ गया है जो 14 दरहम फी लीटर है। मुझे ये बताएं कि सीधा दूध निकालकर 14 दरहम का बिक रहा है तो क्या जरूरत है पैकिंग करके 3 दरहम का बेचने की?
دنیا میں لوگ اب آرگینک کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور ہم بدقسمت لوگ برانڈز کے ہتھے چڑھ گئے ہیں۔ اب پاکستان میں بھی بڑے بڑے ڈیری فارم بن رہے ہیں اور ہر دوسرے دن حکومت دودھ والوں پر چھاپے مار رہی ہوتی ہے اور میڈیا پر دکھا رہی ہوتی ہے کہ دودھ میں یہ ملایا وہ ملایا۔ او بھائی، اگر کاروائی کرنی ہے تو میڈیا پر شور مچانے کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں لوگوں کا اعتبار اٹھانے کے لیے ذہن تبدیل کر رہے ہیں؟ اب آپ کے ذہن میں یہ سوال لازمی آئے گا کہ دنیا کی ہر تباہی کو یہودیوں سے کیوں جوڑا جاتا ہے؟ تو اس کے جواب میں ان صاحب کا کہنا یہ ہے کہ آپ دنیا کے سب بڑے برانڈز اور پیک فوڈ کمپنیوں کے مالکان کی لسٹ نکال لیں اور بہت آسانی سے ان کے نام کی پروفائل واٹس ایپ، انسٹاگرام، فیس بک پر چیک کر لیں یا پھر ان ناموں کو گوگل پر سرچ کر لیں تو ان کی پروفائل پر آپ کو ان کا مذہب یہودی ہی ملے گا۔ دنیا کے زیادہ تر کاروبار کے مالک یہی یہودی ہیں۔ کاروبار کے ساتھ ساتھ یہ لوگ انٹرنیشنل میڈیا کو بھی کنٹرول کیے ہوئے ہیں اور جب چاہیں عوام میں پروپیگنڈا پھیلا دیتے ہیں۔ میری ساری گفتگو کے حوالے سے کسی کو کوئی شک و شبہ ہو تو میں اسے تجویز کروں گا کہ وہ جان پرکنز کی مشہور زمانہ کتاب دی کنفیشنز آف اکنامک ہٹ مین پڑھ لے۔ دنیا کا نظام کیسے چل رہا ہے سب سمجھ میں آ جائے گا۔ بہرحال اس گفتگو کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی قدرتی خوراک کو اپنائیں اور شارٹ کٹ سے بنی ہوئی ہر اس خوراک سے خود بھی بچیں اور خاص طور پر اپنی اولاد کو ان سے بچائیں، مثلا پیپسی، کوک جیسے ڈرنکس، پیک جوسز، پیک چپس، مختلف سنیکس، برگر، پیزا، کیونکہ ان میں بھی پیکڈ فروزن چکن اور پیکڈ لوازمات استعمال کیے جاتے ہیں۔ اعداد و شمار دیکھ لیں، یورپ اور امریکہ کے اکثر ممالک جہاں کرونا اموات سب سے زیادہ ہوئی ہیں وہاں کی زیادہ تر آبادی کی خوراک یہی برگر، پیزا اور پیک فوڈز ہوتی ہیں۔ ابھی بھی وقت ہے، قدرتی غذا کی طرف آئیں۔ شہروں والے بھی اپنے اپنے گھروں میں گملوں میں بھی اتنی سبزیاں اگا سکتے ہیں جو گھر کی ضروریات کے لیے کافی ہوں۔ برگر، پیزا، شوارما، پیپسی اور بیکری آئٹم سے جان چھڑائیں۔ مہمانوں کی توازے کھجور، دودھ، ستو، خشک میوہ جات یا پھلوں سے کرنے کی کوشش کریں۔ اس کلچر کو رواج دیں۔ سادہ طرز زندگی میں برکت بھی ہے اور آسانی اور صحت بھی۔ جان ہے تو جہان ہے، صحت کی قدر کریں، یہ ایمان کے بعد اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ خدا ہمیں اچھی سوچ اور اچھی عادات اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ انہی گزارشات کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔